मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपकी व्यवसाय अध्ययन विषय से है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर का नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पढ़े थे। तो मैंने बताया था निजी क्षेत्र के उपक्रम में जो आपके आते हैं वो थे जैसे एकल स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, सहकारी समिति और कंपनी भी का जो निजी पार्ट दो प्रकार की होती है, उसमें एक निजी एक सार्वजनिक। जो निजी होती है वो भी हमारी किस में आती है, निजी क्षेत्र के उपक्रम में आते हैं। और अब इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चला था वो चला था सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संगठन के स्वरूप। तो उसमें हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम थे उसमें सबसे पहला आज का जो टॉपिक है वो है विभागीय उपक्रम। इसके बारे में थोड़ा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट के बारे में कि ये जो हमारे विभागीय उपक्रम क्या होते हैं। ये विभागीय उपक्रम जो शॉर्ट में बताऊं तो विभागीय उपक्रम वे उपक्रम होते हैं जो सरकार द्वारा या सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, वे विभागीय उपक्रम कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या था, एक हमने बताया था डाक व तार विभाग यानी पोस्टेज विभाग, और दूसरा बताया था हमने रेलवे डिपार्टमेंट यानी जो रेल का डिपार्टमेंट है। ये दोनों हमने आपको बताए थे विभागीय डिपार्टमेंट से। आज हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं बेटा। इसके विशेषताएं, लक्षण, लाभ और इसकी सीमाएं पढ़ेंगे। तो विभागीय उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सबसे प्राचीन व परंपरागत स्वरूप है। देखो, सबसे प्राचीन एवं परंपरागत यानी सबसे जो प्राचीन जो रूप है वो विभागीय डिपार्टमेंट का है, सार्वजनिक क्षेत्र का। यह उपक्रम किसी मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किया जाता है जो स्वतंत्र मंत्रालयी विभाग या फिर मंत्रालय के एक विस्तार के रूप में माना जाता है। यानी क्या, ये एक मंत्रालय जो सरकार का जो एक मंत्रालय या विभाग होता है उसके द्वारा ये चलाए जाते हैं। इन विभागों का वो माध्यम बनाकर सरकार द्वारा कार्य किए जाते हैं। यानी क्या है, एक विभाग के मंत्रालय के अंदर में इसे डिपार्टमेंट को खोल दिया तो इन विभाग के अंतराल में इनको काम किया जाता है, यानी इनमें कार्य किया जाता है। एवं ये उपक्रम सरकार की गतिविधियों की आवश्यक नहीं, इनका गठन स्वायत्त स्वतंत्र संस्था के रूप में किया जाता है। सरकारी अधिकारियों को माध्यम बनाकर, यानी इसके जो कर्मचारी होते हैं वे सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारियों को माध्यम बनाकर उनसे इनसे कार्य कराया जाता है, कार्य करते हैं। इनके कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारी होते हैं। जैसे रेलवे में, पोस्टेज में देखा होगा आपने, जो कर्मचारी काम करते हैं वे कौन होते हैं बेटा, वे सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, सरकारी कर्मचारियों से इसमें कार्य कराया जाता है। इन उपक्रमों की अधीनता केंद्र अथवा राज्य सरकारों के पास हो सकती है, तो अथवा राज्य सरकारों के नियम इन उपक्रमों पर लागू होते हैं। यानी इनमें रूल रेगुलेशन किसके होंगे, या तो राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के। अब देखो, इन्होंने बताया रेलवे तथा डाक एवं तार विभाग इस प्रकार के उपक्रमों के कुछ उदाहरण हैं। अब आगे इसकी क्या बता रखी, विशेषता। देखो, इन उपक्रमों की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहले क्या है, ये सीधे सरकारी खजाने में से इन उपक्रमों के लिए धन आता है। यानी ये जो डिपार्टमेंट चलाए जाते हैं, ये जो विभाग चलाए जाते हैं, इनके लिए पैसा कहाँ से आता है, सरकारी खजाने से इनके लिए पैसा आता है, जिसका नियोजन सरकारी बजट में किया जाता है। इन उपक्रमों में जो भी राजस्व प्राप्त होता है वह सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। यानी जो पैसा खर्च होगा वो सरकारी खजाने से, जो इनसे रिवेन्यू होगा यानी आय के रूप में, इनकम के रूप में जो बचेगा हमें प्रॉफिट के रूप में, वो भी सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। आगे है बेटा, क्या है इसका पॉइंट, जैसे अन्य सरकारी क्रियाओं पर लेखांकन और अंकेक्षण नियंत्रण लागू होता है वैसे ही इनका भी होता है। देखो, इन्होंने बताया जैसे जो अन्य सरकारी क्रियाएं होती हैं, जैसे और जो गैर सरकारी या सरकारी क्रियाएं होती हैं उनका अंकेक्षण होता है, उनका नियंत्रण होता है, उसी प्रकार इनका भी नियंत्रण व ऑडिटिंग इनका भी होता है। यानी इनके जो खाते होते हैं इनका भी ऑडिट किया जाता है, इन पर भी कंट्रोल किया जाता है। आगे चलते हैं, गैप पॉइंट। इन उपक्रमों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो कार्य करने वाले होते हैं एक सरकारी कर्मचारी होते हैं। इन कर्मचारियों की भर्ती सेवा शर्तों पर होती है। सरकार के अधीन कर्मचारी
की होती है, यानी इनकी भर्ती उसी प्रकार होती है जैसे सरकारी और अन्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होती है। IAS अधिकारी एवं नागरिक सेवा अधिकारी इसके मुखिया होते हैं। देखिए उन्होंने बताया IAS अधिकारी एवं ये कह नागरिक सेवा अधिकारी इसके मुखिया होते हैं, यानी इसके संचालक होते हैं, इसे चलाने वाले होते हैं। ये कह रहा तथा एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में इनका हस्तांतरण भी किया जाता है, यानी जो इसके IAS अधिकारी होते हैं उनका ट्रांसफ़र भी किया जाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। इसका नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, सरकारी विभाग के उपमंडल के रूप में इसकी पहचान होती है। इनका नियंत्रण सीधे तौर पर मंत्रालय से होता है। काय के तौर पर होता है बेटा? सरकारी विभाग के उपमंडल के रूप में इसकी पहचान होती है। इसका नियंत्रण सीधे तौर पर मंत्रालय से होता है। क्योंकि इसका प्रबंध मंत्रालय से होता है इसलिए इसका मंत्रालय के प्रति जवाबदेही भी होती है। देखो अगर इसमें इस डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आती है, कमी आती है, कोई फॉल्ट होता है या लॉस पे चलता है, तो इसका जो डिपार्टमेंटल होता है, इसका जो डिपार्टमेंटली होता है, डिपार्टमेंट का जो मंत्रालय होता है उसकी जवाबदेही भी होती है, यानी उससे जो उसके बारे में पूछताछ की जाती है। नेक्स्ट है बेटा इसका लाभ। संगठन के इस स्वरूप के निम्नलिखित लाभ होते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें आया, इनका प्रभावी नियंत्रण संसद के लिए सुगम होता है। सेकंड है उच्च स्तर की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका अग्रणी होती है। तीसरा है बेटा यह सरकारी आय के स्रोत होते हैं क्योंकि इसमें उपक्रम को अर्जित की गई आगम, यानी जो इससे भी पैसा रिसीव होता है। मैंने शुरू में ही एक टॉपिक में आपको बताया था कि जो डिपार्टमेंटल जो विभागीय डिपार्टमेंट होते हैं इनका जितना भी खर्चा होता है वो सरकारी बजट से पास होता है और जो भी रिवेन्यू होता है वो भी सरकार के पास जमा हो जाता है। आगे इसमें है मंत्रालय, इसमें आगे मंत्रालय के सीधे नियंत्रण एवं निरीक्षण में होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ये सबसे उपयुक्त उपक्रम है। यानी क्या है, सरकार के या मंत्रालय के अंडर में होने के लिए ये क्या है, एक सबसे अच्छा उपक्रम होता है। अब जैसे इसके कुछ हमने विशेषताएं बताई, कुछ लक्ष्य सीमाएँ बताई हैं, वो लाभ बताए हैं, उसी प्रकार इसकी कुछ सीमाएँ भी बता रहा हूँ। इस प्रकार के संगठन की निम्नलिखित सीमाएं होती हैं। इन संगठनों में लचीलापन देखने को नहीं मिलता। क्या बताया, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन देखने को नहीं मिलता, जबकि किसी व्यवसाय के संचालन हेतु लचीलापन आवश्यक होता है। ये संगठन स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, यानी इनका जो स्वतंत्र अस्तित्व तो होता ही नहीं, ना ही ये सेल्फ अपना कोई डिसीजन ले सकते। इसी कारण इसमें निर्णय लेने में देरी हो जाती है। यानी क्या होता है, इसमें जो डिसीजन लेने में वो देरी होती है। जहाँ पर तुरंत निर्णय के लेने की आवश्यकता होती है वहाँ कर्मचारी एवं विभागीय अध्यक्षों से संबंधित मंत्रालय को अनुमोदन पश्चात ही निर्णय लेने की इजाज़त होती है। यानी क्या है, अगर हमें कोई शीघ्र डिसीजन लेना तो हम सेल्फ नहीं ले सकते, हमें जो इससे पहले जवाबदेही जो या इससे पहले पूछताछ मंत्रालय से लेनी होती है। तीसरा पॉइंट आया इसमें गैर सरकारी अधिकारी द्वारा अनुमति देने से अत्यधिक सतर्कता बरतते हैं और रूढ़िवादिता के कारण उपक्रम न तो जोखिम भरे कार्य करते हैं और न ही व्यावसायिक अवसरों के लाभ उठाते हैं। देखो इन्होंने क्या बताया, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि इसमें रूढ़िवादिता के कारण उपक्रम में जो जोखिम लेने से डरते हैं, और इससे क्या होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस तभी तरक्की करता है यदि हम किसी चीज़ में रिस्क लेते हैं। तो यानी क्या, यहाँ के अधिकारी कोई जोखिम लेने का कोई रिस्क नहीं लेते हैं, यानी ये वही काम करते हैं जिसमें इन्हें प्रॉफिट शो होता है, और लॉस वाले इस प्रॉफिट को ये जल्दी से नहीं करते। आगे चलते हैं बेटा, इसमें इन संगठनों में दिन प्रतिदिन के कार्य के अंतर्गत भी अत्यधिक लाल फीताशाही देखने को मिलती है तथा कोई कार्यवाही उचित रूप के प्रारंभ होने पर ही की जा सकती है। आगे और है इसमें बेटा 2 स्लाइड इससे अलग पेज पे है। इन संगठनों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत होता है, क्योंकि मंत्रालय का अधीन होता है। मंत्रालय किसका होता है, राजनेताओं का होता है, तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। यह हस्तक्षेप मंत्रालय के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट है इसका, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति इन संगठनों में संवेदनशीलता देखने को नहीं मिलती तथा इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भी अपूर्ण ही होती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे फ़ोन कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके।